हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश त्रिपाठी एक बार फिर से आइकॉनिक टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था यूरोप का एक सामान्य-सा थोड़ा-सा परिचय बताया था। उसी श्रृंखला को आज बढ़ाते हुए आज हम और आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया था यूरोप महाद्वीप विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या में तीसरा बड़ा महाद्वीप है और उसके बाद स्थिति पे चर्चा हुई थी और मैंने स्थिति बताया था कि 0 अक्षांश से ये उत्तरी गोलार्ध में और 0 देशांतर से 0 देशांतर से ये पूर्वी अधिकांश हिस्सा और आंशिक हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध में पड़ता है। पश्चिमी गोलार्ध में जो पड़े जाएँगे, स्पेन का कुछ हिस्सा, पुर्तगाल का कुछ हिस्सा, इंग्लैंड का, वेल्स का, स्कॉटलैंड का और यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड का हिस्सा पड़ेगा। आपको ये भी बताया था कि ये शीतोष्ण और शीतकटिबंध में आता है। आप जानते होंगे 0 अक्षांश से 23.5 अक्षांश उत्तर में और 23.5 अक्षांश दक्षिण, इसके बीच में जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र होता है, ऊंचा तापमान वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, आगे ध्यान देना है आपको। यहाँ 23.5 छोड़ो, ये लगभग 40 अक्षांश उत्तर से शुरू होता है और आप देखिए ये 66.5 अक्षांश जो आर्कटिक वृत्त है, आप जानते हैं कि 23.5 से 66.5 उत्तर ये शीतोष्ण का क्षेत्र होता है। अब इस शीतोष्ण के क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है कि इसी में आपका यूरोप पड़ रहा है और आंशिक इसका हिस्सा शीत में भी जाता है। 66.5 से अगर आप जब 90 डिग्री नॉर्थ में देखेंगे, तब आपका ये शीत में भी जाएगा। अब यहाँ पर ये स्थिति, इसका कटिबंध आप जान चुके हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि ये महाद्वीप के नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक ओशियन है। इसके दक्षिण में मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर मैंने बताया था कि यहाँ कोई ऐसी भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, बल्कि यहाँ पर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ यह जल निकाय भूमध्य सागर कहलाता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, पूरब में मैंने बताया था एशिया महाद्वीप। उसके बाद पश्चिम में अटलांटिक ओशियन है और ये महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर। इस धरती पे 5 बड़े महासागर हैं, जिनमें से सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक ओशियन, तीसरा आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन और चौथा दक्षिणी महासागर, जिसे बोला जाता है अंटार्कटिक ओशियन और पांचवा आपका ये आर्कटिक ओशियन, जिसे बोला जाता है उत्तरी ध्रुवी महासागर। ये 5 महासागर हैं और यूरोप महाद्वीप 2 महासागरों से लगता है, आर्कटिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन। ये सवाल बन सकता है कि यूरोप महाद्वीप कितने महासागरों से इसकी सीमा लगती है, तो 2 महासागर बताना होगा, आर्कटिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन। उसके बाद आपको ध्यान देना है, ये जो आर्कटिक वृत्त है 66 अक्षांश, ये कितने देशों से यूरोप के गुजर रही है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्कटिक वृत्त कुछ इस तरीके से ऐसे गुजरती है। ये 66 अक्षांश ये 66 अक्षांश नॉर्थ है, जिसे कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। ठीक है? तो यहाँ पर आपको देखना है कितने देशों से ये गुजरती है। जब आप देशों को देखेंगे, तो यहाँ पर
एक देश है नॉर्वे, नॉर्वे से गुजरती है, इसकी राजधानी ओस्लो है। स्वीडन ये पड़ता है यहाँ पर, स्टॉकहोम इसकी राजधानी है। और ये फिनलैंड है, झीलों का देश कहलाता है। लगभग यहाँ पर पचासों हजार झील हैं, जिसे हजार झीलों की भूमि बोला जाता है। फिनलैंड ये हो गया। और सारी झीलें हिमोल्ड झील हैं, बर्फ की वजह से बनी हुई हैं। बर्फ के जमाव की वजह से, उनके हिमस्खलन की वजह से बनी हुई। हिमस्खलन होने से गर्त होते हैं, और जब वो बर्फ पिघल जाया करते हैं, उसमें पानी भरता है और वो झील का रूप ले लेता है। यहाँ पर रूस पड़ेगा। रूस इधर भी है, ये भी रूस है। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं, आर्कटिक वृत्त जो है यूरोप के 4 देशों से गुजर रही है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। अगर ऑप्शन दे दे कि ये द्वीप कौन-सा है, तो इस द्वीप का भी नाम आप ध्यान रखना। ये आइसलैंड है, आइसलैंड, ठीक है? ये ध्यान रखना, ये आइसलैंड हो गया। तो आइसलैंड से ये लाइन नहीं गुजरती, ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात, अब आपसे एक तरीके से सवाल और बन सकता है। आपको जानना चाहिए कि इनकी राजधानियाँ क्या हैं, जो ये 4 देश हैं। देखो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम यहाँ पर पड़ेगा। मैं जहाँ पे चिन्हित कर रहा हूँ, उसे ध्यान से आप देखिए। और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी जो है, फिनलैंड की खाड़ी में पड़ती है। और रूस की राजधानी जो है, ये रूस की राजधानी यहाँ पर पड़ेगी मास्को। ये मास्को, मास्को मास्कोवा नदी के तट पर स्थित, ठीक। तो अब आपको बताना होगा, आइसलैंड की राजधानी को भी थोड़ा जानिए। आइसलैंड की राजधानी का नाम है रेक्याविक। रेक्याविक, ये रेक्याविक हो गया आइसलैंड की राजधानी। अब इनमें से आपसे पूछा जाए कि रेक्याविक, ओस्लो, स्टॉकहोम और मास्को, इन 4 राजधानियों में से किस देश की राजधानी सबसे आर्कटिक वृत्त के नजदीक है? तो आप समझ पा रहे होंगे किसकी राजधानी होगी। आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक होगी। एक सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पृथ्वी पर सबसे उत्तरतम राजधानी अगर कोई है तो कौन सी है? रेक्याविक। लेकिन एक बात फिर ध्यान देने वाली है कि रेक्याविक जो है या आइसलैंड जो है, वो आर्कटिक वृत्त पे नहीं है। इसके नजदीक से गुजरता है, लेकिन यहाँ से नहीं गुजरता। और एक बात ये याद रखना, जिन जिन देशों से गुजर रही है ये लाइन, उन सब की राजधानियां इससे बहुत नीचे हैं, बहुत दक्षिण में पड़ती हैं। और ये बताना आपको, ये बात ध्यान, ऐसे भी सवाल बने हैं, तो बहुत सूक्ष्मतम ध्यान देने वाली चीजें हैं। आगे ध्यान रखना है कि अब देखा जाए, आर्कटिक ओशियन में एक सागर है, बेरेंट सी। और यहाँ पर अटलांटिक का एक सागर है, नॉर्वेजियन सी। अब नॉर्वेजियन सी, देखो, यहाँ पर नॉर्वे का तट अगर आप देख पाएंगे, अगर देख पा रहे हैं, तो बहुत कटा फटा है। और ये तट क्यों कटा फटा है, तो उसके पीछे का कारण है, जिसे कहा जाता है, मतलब हिम, बर्फ। जब यहाँ पर गर्म जलधाराएं टकराती हैं, तो यहाँ जमा हुआ बर्फ उन जलधाराओं की वजह से पिघलती हैं, और नीचे जल्दी, भाई पूरा बर्फ तो पिघलेगा नहीं, नीचे की पहले सतह ढील होती है, और फिर तेजी से ये स्लिप करती है, समुद्र की ओर जाती है। इस वजह से ये जब स्लिप करके समुद्र की ओर जाती है, तो ये तट जो होता है धीरे धीरे कटते रहते हैं, बर्फ की वजह से। और यहाँ पर एक कटा फटा तट देखने को मिल जाएगा ऐसे,
इसको बोला जाता है फियोर्ड। तो ये फियोर्ड है, याद रखना, फियोर्ड इसे कहा। इसे स्कैरी भी कहा जाता है। फियोर्ड की स्पेलिंग FJORD, एब्जोर्ड भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना अंग्रेजी में। तो ये नॉर्वे का तट इस तरीके। अब आपको ध्यान रखना है कि ये क्यों ये गर्म जलधाराएँ कहाँ से आ रही हैं? तब आपको बताना होगा ये जो अटलांटिक महासागर है, इधर से अटलांटिक महासागर में नॉर्थ अमेरिका के तट से पछुआ की वजह से एक धारा जन्म ले रही है और ये इस तरफ चलती है। इसे बोला जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और ये गर्म जलधारा है। यहाँ पर ये पहुँचती है, कई भागों में बँट जाती है। किर्मिंगर की जलधारा बोला जाता है, नॉर्वे की जलधारा बोला जाता है, नीचे रेनल की जलधारा बोला जाता है। तो ये नॉर्वे की गर्म जलधारा इस तट को हमेशा बर्फ मुक्त रखती है। अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि यहाँ बर्फ क्यों आखिर जमता होगा? क्योंकि ये पृथ्वी का वो हिस्सा है जो बिल्कुल ध्रुव के करीब है, जहाँ तापमान हमेशा न्यूनतम रहता है। सर्दियों के समय में तो माइनस में टेम्परेचर होता है। आर्कटिक ओशियन जम जाया करता है ठंडियों के महीने में, समझ रहे हैं? और दूसरी चीज, लेकिन ये जो तट है खाली रहता है। क्यों खाली रहता है? क्योंकि यहाँ पर नॉर्वे की गर्म जलधारा। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा, ये कंट्री क्या है? रूस है। रूस का एक बंदरगाह है यहाँ और ये बंदरगाह का नाम है मुर्मुश्क। ये मुर्मुश्क बंदरगाह है और ये साल भर खुला रहता है। साल भर खुला रहने का मतलब ये कि ये बर्फ मुक्त है, यहाँ से व्यापार चलता रहता है। शिपों का आवागमन जो है हमेशा बना रहता है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ नॉर्वे की गर्म जलधाराएँ पहुँचती हैं, इसलिए यूरोप के तट जो हैं अधिकांशतः बर्फ मुक्त होते हैं, ठीक है? नहीं, अगर ऐसी ना होती कंडीशन तो यहाँ स्वीडन तक, ये नीचे तक पूरा बर्फ जमा होता। ये गर्म जलधारा का परिणाम है कि यहाँ पर क्या होता है? बर्फ मुक्त रहता है। और ये ध्यान रखना है, इस पृथ्वी का सबसे उत्तरतम जो बंदरगाह है रूस में, मुर्मुश्क, ये सबसे उत्तरतम बंदरगाह है जो साल भर खुला रहता है, जो बिल्कुल ध्रुव के निकट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुर्मुश्क बंदरगाह है। तो रूस अपना जो व्यापार है इस तरफ से भी बहुत आसानी से करता है। आगे आपको समझना है। अब देखना यहाँ पर ये एक प्रायद्वीप, मैं आपको उस दिन बताया था कि ये जो यूरोप महाद्वीप है आपका, यूरोप महाद्वीप प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाता है। ये कैसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाता है? तो आप देख पा रहे हैं, एक इसके उत्तर में भी जल है, दक्षिण में भी जल है और पश्चिम में भी जल। 3 दिशाओं में जल होने की वजह से किसी स्थल के, तो वो स्थल प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये प्रायद्वीप तो कहलाएगा, प्लस इसके अंदर भी बहुत सारे प्रायद्वीप बनते हैं। तो उन प्रायद्वीपों को भी ध्यान रखना है। इसलिए यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, इस महाद्वीप को। और ध्यान देना, यहाँ पर एक प्रायद्वीप आपको देखने को मिलेगा। इस प्रायद्वीप को क्या कहा जाता है? ध्यान से देखो, रूस का ये प्रायद्वीप, रूस का ये प्रायद्वीप, इस प्रायद्वीप को कहा जाता है कोला प्रायद्वीप। ध्यान रखना भैया, ये पहला प्रायद्वीप मैं बता रहा हूँ। अगर आपसे कभी ये पूछे कि कोला प्रायद्वीप कहाँ पर है, तो ये यूरोप में, रूस में पड़ता है, ध्रुव की ओर स्थित है। अब आप इसको ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर ये गर्म जलधाराएं अंदर आ पाती हैं? तो नहीं आ पाती हैं, तो इसका अधिकांश हिस्सा बर्फीला होता है। अब बर्फीला होता है तो यहाँ पर एक सागर भी देखने को मिलता है। ये जो सागर है, इस सागर को ध्यान दो।
तो ये सागर जमा रहता है, इधर का चीज़ें पिघली हुई हैं लेकिन ये जमा हुआ है। इस सागर को क्या कहा जाता है? इस सागर को बोला जाता है सफ़ेद सागर, व्हाइट सी। तो ये सफ़ेद सागर है, ठीक है? अब ये सफ़ेद सागर बर्फ जमे रहते हैं, सर्दियों में इसका बर्फ बहुत ज़्यादा जम जाता है। लेकिन जैसे-जैसे ग्रीष्म ऋतु जैसे अब मार्च, अप्रैल, मई, जून आएगा, ये थोड़ा-सा बर्फ मुक्त हो जाएगा। ये सफ़ेद सागर पड़ेगा। यहीं पर रूस का बहुत इम्पोर्टेंट स्थान देखने को मिलता है। इस इम्पोर्टेंट स्थान को क्या कहा जाता है? यहाँ पर इसको कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ये रूस का बहुत प्रसिद्ध स्थान है और एक बंदरगाह है। और आगे ध्यान देना, जब थोड़ा-सा हम नीचे आएँगे, तो यहाँ एक लेक आपको दिखाई पड़ रही है। लेक को भी जान लो, ठीक है? तो ये लेक ओनेगा है। इस लेक का नाम है लेक ओनेगा। ये ओनेगा झील है, ये रूस में पड़ता है। अक्सर पूछा जाता है ओनेगा झील कहाँ पर स्थित है? तो रूस में। थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो लडोगा झील मिलेगा। तो ये लडोगा झील। अब ये लडोगा झील आपको ध्यान रखना है कि ये यूरोप की सबसे बड़ी लेक है, सबसे बड़ी झील है। अब रूस क्या करता है? व्यापार कर पाता है। इन शहरों से जो इसके इस तरफ शहर पड़ते हैं, उन सबको एक नहर के द्वारा व्हाइट सी को ऐसे जोड़ दिया जाता है इस झील से, ओनेगा से, ठीक है? इसे बोला जाता है बाल्टिक सागर और सफेद सागर, या आप बोल सकते हैं आर्कटिक सागर, नहर बोल सकते हैं। यहाँ से एक नदी आएगी, ट्यूब नदी, और फिर ये इससे मिला दिया जाए। और सेंट पीटर्सबर्ग जो है रूस में पड़ता है। सेंट पीटर्सबर्ग जो है यहाँ पर एक बहुत चर्चित बंदरगाह है रूस का, यहाँ तक ये रास्ता प्रदान करता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप समझ पाएँ? कोला प्रायद्वीप, सफ़ेद सागर, लोनेगा लेक, लडोगा झील, लैडोगा झील। लैडोगा झील आपको याद रखना है, यूरोप की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बाल्टिक सागर। आप जानते हो सागर हमारे पास धरती पे बहुत सारे हैं। अधिकांश सागरों का पानी खारा है। पानी खारा का मतलब ये होता है कि सागर का पानी खारा इसलिए हुआ क्योंकि नदियाँ जो होती हैं वो सब सागर की ओर, सागर समुद्र में, और वो अपने साथ बहुत सारे लवण को भी ले जाती हैं, अवसाद को भी ले जाती हैं। पानी का तो वाष्पीकरण हो जाता है, लेकिन लवण अवसाद उसी में रह जाते हैं। धीरे-धीरे वो पानी खारा बनता चला जाता है क्योंकि उसमें अवसाद, नमक की मात्रा बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो ध्रुवों के करीब है, जहाँ पर नदियाँ जो हैं मान के चलिए बहुत कम जमी हुई हैं, और जमी हुई हैं, बहुत हल्का पानी उसमें लेकर आ रही हैं, और जिस इलाके से लेकर आ रही हैं वो मान के चलिए कि वो सब अधिकांशतः उन क्षेत्रों से आ रही हैं जहाँ पे बर्फ है। तो बाल्टिक सागर का पानी बहुत कम खारा है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम खारा किस सागर का पानी है, तो बाल्टिक सागर। याद रखिएगा बाल्टिक सागर के पानी का जो खारापन है, बाल्टिक सागर का जो खारापन है 3.7 प्रति हजार, ये लवणता है, ध्यान रखना, ये पूछा गया सब, ठीक। सबसे ज्यादा लवणता किस झील में है, किस सागर में है, ये कमेंट करके बताइए, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, इस बाल्टिक सागर में आपको देखने को मिलते हैं 3 खाड़ियाँ इंपॉर्टेंट।
एक खाड़ी ये है जिसे बोला जाता है बाथनिया की खाड़ी। बाथनिया की खाड़ी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक खाड़ी और नज़र आएगी, फिनलैंड की खाड़ी। इस खाड़ी को कहा जाता है फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की खाड़ी में ही फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी स्थित, ठीक है? थोड़ा-सा आप नीचे आएँगे तो यहाँ पर एक खाड़ी आपको और नज़र, और इस खाड़ी को कहा जाता है रीगा की खाड़ी। रीगा आपको ध्यान हो, एक देश है लाटविया जिसे कहा जाता है की राजधानी रीगा, और उसी रीगा के नाम पर इस खाड़ी का नाम भी है। तो लाटविया की राजधानी रीगा है, ठीक है? आप जानते हो कि ये जो इधर आपको 3 देश मिलने वाले हैं, जो बाल्टिक सागर से लगे हुए हैं, उन 3 देशों में जिन्हें बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि बाल्टिक कंट्री कितने हैं, तो याद रखना 3 देश आते हैं बाल्टिक कंट्री। बाल्टिक देश। तो बाल्टिक देश मेरे साथ नोट करते चलिएगा। बाल्टिक देशों की संख्या जो है 3 है। एक है एस्टोनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लाटविया, और एक है लिथुआनिया, लिथुआनिया, ठीक है? ये कितने हो गए? 3 देश आते हैं जिन्हें बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों देश यूएसएसआर से विघटित हुए। यूएसएसआर जो था सोवियत संघ था, उससे 15 देश टूटे, और वो 15 देश कौन-कौन से टूटे, उनको थोड़ा-सा ध्यान दें। एक देश तो बन गया रूस, जो टूटा। दूसरा देश आप यहीं से ले लीजिए, एस्टोनिया, एस्टोनिया, लिखते चलिएगा भैया। दूसरा, तीसरा लाटविया, चौथा लिथुआनिया, पाँचवा बेलारूस, छठा माल्डोवा, सातवां जॉर्जिया, ये एशिया में पड़ता है भैया, यूरोप की सीमा पर। आठवां आर्मेनिया, नौवां अजरबैजान, और सेंट्रल एशिया में आपको मिलेंगे 5 देश, उनके भी नाम आपको ध्यान रखना। एक देश हमसे छूट गया भैया, यूक्रेन। एक देश आप और लिख लीजिएगा, यूक्रेन।
यूरोप का है ये। चलो आगे लिख देते हैं। यूक्रेन। और एक देश आपका है तजाकिस्तान। 12वां देश लिख लीजिएगा किर्गिस्तान। उज़्बेकिस्तान जिसकी राजधानी ताशकंद है। तजाकिस्तान। 15वां कजाखस्तान। ये 15 देशों में यूएसएसआर का क्या हो गया? विघटन हो गया। यूएसएसआर का विघटन 1991-92 में ये विघटन हुआ और इससे ये देश टूट गए। इनमें से कौन से देश यूरोप में हैं ये भी ध्यान रखना है। रूस आपका यूरोप में है, एस्टोनिया यूरोप में है, लाटविया यूरोप में है, लिथुआनिया यूरोप में है, बेलारूस यूरोप में है, यूक्रेन यूरोप में है, मोल्डोवा यूरोप में है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है? 7 देशों को याद रखना यूरोप में है और एशिया और यूरोप की सीमा पे जॉर्जिया भी। अब एशिया में थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान। इन 3 देशों को मिला के बोला जाता है काकेशस देश। काकेशस कंट्री जो है उसके अंतर्गत 3 देश आते हैं, इनको भी ध्यान रखें। और यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और एक कजाकिस्तान, तजाकिस्तान जो है ये मध्य एशिया कहलाता है, एशिया में आता है। ये मध्य एशिया के देश कहलाएँगे, ये 5 देश। तो इस तरीके से इनको ध्यान देना। तो बाल्टिक कंट्री कौन-कौन से हैं? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। लिथुआनिया की राजधानी विल्नस है, लाटविया की राजधानी क्या है? रीगा है, एस्टोनिया की राजधानी ताल्लिन। ये ध्यान रखें। इनकी राजधानियाँ भी आप याद रखिएगा, की राजधानी ताल्लिन, लाटविया की राजधानी रीगा, जो रीगा की खाड़ी मैंने अभी आपको बताया और लिथुआनिया की राजधानी विलिनस, ठीक है? ये इसकी कैपिटल। वापस आते हैं एक बार फिर से, देखो ध्यान से समझना भैया। अभी यहाँ पर जब हम पहुँच आए हैं, तो यहाँ पर एक आपको नहर बताते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट नहर है। वो नहर आपका स्वीडन का एक वेटर्न लेक है, स्वीडन में। ध्यान देना, स्वीडन में एक झील है वेटर्न। तो ये जो वेटर्न झील है, वेटर्न लेक, अब ये देखना यहाँ से एक नहर बनाई गई है, जो ये नहर आपको ले आएगी कोटा तट के पास। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, एक द्वीप भी है गोटालैंड इसी बाल्टिक सागर में, और ये गोटालैंड द्वीप जो है स्वीडन के अंतर्गत आता है। इस नहर को क्या कहा जाता है? तो इस नहर को कहा जाता है, ध्यान रखना,
इस नहर को बोला जाएगा कोटा नहर। कोटा नहर कितनी लंबी है? 115 किलोमीटर। तो ये वेटन झील को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कोटा नहर। एक आपकी ये हो गई थी बाल्टिक सागर और व्हाइट सी से जोड़ने वाली नहर, जिसको बोलते हैं सफेद सागर और बाल्टिक सागर नहर। ठीक है? जिसके अंतर्गत 2 झीलें आ जाएँगी, ओनेगा और लैडोगा। लैडोगा को मैंने बताया कि रूस में है और ओनेगा भी रूस में। लैडोगा जो है यूरोप की सबसे बड़ी झील है। अब ध्यान से समझना, तो यहाँ पर आपको प्रायद्वीप भी दिख रहा है। हम इस मानचित्र पे बता दे रहे हैं। देखो मानचित्र में यहाँ पे देखना तो एक प्रायद्वीप नज़र, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये प्रायद्वीप क्या है? कोला। ये कौन-सा प्रायद्वीप हो गया? कोला प्रायद्वीप। ठीक है? अब यहाँ पर एक प्रायद्वीप आपको नज़र आएगा। इस प्रायद्वीप को कहा जाता है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। स्कैंडिनेवियन। देखना ये प्रायद्वीप जो है, यूरोप का बड़ा प्रायद्वीप है। इसका नाम स्कैंडिनेवियन क्यों पड़ा होगा? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक पर्वत है। स्वीडन और नॉर्वे की सीमा निर्धारित करती है। इस पर्वत को बोला जाता है स्कैंडिनेवियन माउंटेन। तो ये क्या है? एक पर्वत है, स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला। ठीक है? स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला। ये किसकी सीमा बना रही है? तो ध्यान देना है आपको। ये सीमा बना रही है नॉर्वे और इस तरफ पड़ता है स्वीडन। ठीक है? और ये एक प्रायद्वीप है, आप जानते हो, ये 3 ओर पानी से घिरा हुआ है। इस तरफ आपको बताया ही था, नॉर्वेजियन सी है, नॉर्वेजियन सागर, और इसके इस तरफ बाल्टिक सागर। और यहाँ पे पड़ता है आपका उत्तर सागर। तो ये कौन-सा प्रायद्वीप बन गया भाई, 3 ओर पानी से घिर गया? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप इसे बोला जाता है। अब आपसे ये पूछा जाए कि स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं? तो 2 देश आएँगे, नॉर्वे और स्वीडन। जब आपसे पूछा जाए स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप पर देश कितने हैं? 2। कौन-कौन से देश हैं? ध्यान रखना, एक देश आपका है नॉर्वे, दूसरा देश याद रखना स्वीडन। जब आपसे ये पूछा जाए कि स्कैंडिनेवियन देश कितने हैं? प्रायद्वीप नहीं बोल रहा है, स्कैंडिनेवियन कंट्री पूछ रहा है, तब आपको बताना होगा 5 देश हैं। जब आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप नहीं, स्कैंडिनेवियन देश, ध्यान रखना पहले तो इस पे 4 आते थे, अब 5 आने लगे। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, सॉरी, देश।
स्कैंडिनेवियन देश में आपको कितने देश बताना है? 5 बता। अब देखो 5 वो कौन-कौन से आएँगे? तो ध्यान रखना, एक तो देश आपका ये है आइसलैंड, जिसकी राजधानी अभी आपको बताया था रेक्याविक, सबसे उत्तरतम राजधानी है पृथ्वी पर। और एक नॉर्वे और एक स्वीडन। एक देश है डेनमार्क, ये जो कंट्री आप देख पा रहे हैं, ये देश है डेनमार्क। कल के वीडियो में मैंने बताया था डेनमार्क विश्व में डेयरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? और दूसरी बात, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को भी बताया था कि कोपेनहेगन इस द्वीप पे पड़ता है और इस द्वीप पर जो है कोपेनहेगन, इस बाल्टिक सागर की कुंजी कहलाती है। कोपेनहेगन से ये भी बात बताया था कि जलवायु परिवर्तन संबंधित जितने भी सम्मेलन आयोजित हुए हैं, सब यहीं पर होते हैं कोपेनहेगन में। आगे की कहानी ये है, ये 4 देश ही हो रहे हैं। एक देश ये जो शामिल किया गया, इसे फ़िनलैंड कहा। फ़िनलैंड याद रखना, इसकी राजधानी हेलसिंकी है और ये विश्व का सबसे साफ-सुथरा देश है, कचरा मुक्त देश है। आप यूरोप में आप सुन रहे हो कि ये विश्व का कचरा मुक्त कंट्री है और कचरा मुक्त कैसे हुआ? तो इसके पीछे की कहानी क्या है? यहाँ की तकनीकी है। और ये कचरे को करते क्या होंगे? क्या कचरा नहीं होता? तो कचरा होता है। ये अपनी तकनीक से उस कचरे को एनर्जी में बदलते हैं, रिसोर्स एनर्जी में बदल दिया करते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कि पड़ोसी देशों का भी कचरा स्वीडन का भी खरीदते हैं, ठीक है? तो स्कैंडिनेवियन कंट्री कितने हो गए? 5। इनके नाम आपको लिखना होगा। लिख लीजिएगा। एक देश है आइसलैंड, आइसलैंड। देखिए, हम ज्योग्राफी यूरोप का सारा बताएँगे, कि तो मान लीजिए ये सारी परिचय के बाद हम यहाँ पर नदी, पठार, पर्वत सब बताएँगे। संसाधन यहाँ के बताएँगे, रिसोर्स खनिज वगैरह सब थोड़ा-सा आपको धैर्य रखना होगा। आइसलैंड हो गया, दूसरा नॉर्वे, तीसरा स्वीडन, चौथा फ़िनलैंड, फ़िनलैंड बाद में लिख देंगे, बाद में शामिल डेनमार्क। डेनमार्क बता सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डेनमार्क किस बड़े द्वीप पर अधिकार किया है? इसको कमेंट में बताइएगा। 5वां ध्यान रखना, 5वां जो है आपका फ़िनलैंड। जब ये फ़िनलैंड अगर लग जाता है, अब लगा है, इसके नाम के सामने फिनो शब्द जुड़ जाता है। पहले तो स्कैंडिनेवियन में 5, अब इसमें फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री वो। अब आपको कितना बताना होगा? 5। ये परीक्षा में पूछा जाएगा, इनमें से कौन-सा नहीं आता या है, तो वो बताना पड़ेगा। नीचे आपको एक देश देखने को मिलता है, यहाँ पर मानचित्र में देखना, जर्मनी। ये देश का नाम है जर्मनी। यहीं का हिटलर था और विश्व को बिल्कुल तबाह करने का जो काम किया, इसी देश ने किया था सेकंड वर्ल्ड। आगे ध्यान देना, यहाँ पर एक प्रायद्वीप आपको और देखने को मिलता है, जिसे कहा जाता है जटलैंड प्रायद्वीप। ये जो यूक्रेन आप डेनमार्क सॉरी देख रहे हैं, ये एक प्रायद्वीप है। इसे कहा जाता है जटलैंड या जुटलैंड प्रायद्वीप।
पेनिनसुला। अब ये जेटलैंड प्रायद्वीप जो है, ध्यान से समझिए, ये कितने देश इस पे पड़ते हैं? तो आप पहले तो देखो, ये जो स्थलाकृत है इसकी बनावट जो है, इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है, ऊपर भी पानी है। ये तो डेनमार्क कंप्लीटली पड़ ही रहा है, प्लस थोड़ा-सा इसका जर्मनी का हिस्सा भी इसमें शामिल हो जाता है। जब आपसे पूछे कि जटलैंड प्रायद्वीप पर कितने देश हैं? अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। जटलैंड प्रायद्वीप पर 2 देश हैं। अब वो 2 देश कौन-कौन से हैं? एक तो डेनमार्क है और दूसरा जर्मनी। ठीक है? ये ध्यान रखें। अब आगे बढ़ेंगे तो और कहीं प्रायद्वीप नज़र आएगा। यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जर्मनी के बाद थोड़ा-सा इधर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ देश मिलते हैं, छोटे-छोटे देश। और ये देश आप ध्यान दो तो अच्छा, पहले हम प्रायद्वीप देख लें तो फिर कन्फर्म करें सारी बातें। अब यहाँ पर जब आएँगे तो यहाँ पर एक खाड़ी मिलती है, बिस्के की खाड़ी। ये एक बे है, गल्फ नहीं है, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था कि जिस खाड़ी का मुहाना चौड़ा हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई अधिक है और अंदर का भाग जैसे-जैसे अंदर जाओगे, सकरा होता जाएगा, तो वो फिर क्या हो जाती है, बे हो जाती है। और जिसका मुहाना क्या हो, सकरा हो, ये और अंदर का भाग चौड़ा हो या उसी के अनुपात में हो, तो उसे गल्फ बोलेंगे, ठीक है? और धीरे-धीरे गल्फ ही आगे चल के बे में बदलती हैं और बे आगे चलकर व्हाइट में बदल जाए। तो अब यहाँ पे देखो ये बिश्के की खाड़ी है, ठीक है? इधर आपका ये अटलांटिक महासागर है ही है। यहाँ पर मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर है। ये हो गया भूमध्य सागर। ध्यान रखना है कि यहाँ एक प्रायद्वीप बन रहा है और इस प्रायद्वीप को कहा जाता है आइबेरिया प्रायद्वीप। तो ये प्रायद्वीप हमारा क्या कहलाता है? आइबेरिया प्रायद्वीप। अब देखो आइबेरिया प्रायद्वीप जो है, इस पर 2 देश आएँगे। एक है पुर्तगाल और दूसरा है स्पेन। तो यहाँ पर देखो पुर्तगाल कौन-सा है? पुर्तगाल ये है, आप जानते हो भारत में आने वाले पहले यूरोपियन जो हैं, वो पुर्तगाली और एक लंबा दौर भी इनका भारत में बीता हुआ है। एक लंबे समय तक भारत में ये शासन भी किए हैं तटवर्ती इलाकों में और आप जानते हो तो ये हिंद महासागर के सम्राट भी कहलाते हैं। हाँ, जलवा था हिंद महासागर कि दूसरा कोई वो शक्ति आ नहीं पाती थी। तो ये बड़े दबंग टाइप के थे उस दौर में। तो ये पुर्तगाल है। पुर्तगाल वो देश है जो जलमार्ग के खोज में सबसे अग्रणी रहा है। आपने देखा होगा जब सुना होगा इतिहास में पढ़ा होगा, जब तुर्कियों का अधिकार होता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में और ये इन क्षेत्र में रोमन साम्राज्य में कस्तुतुनिया में 1453 को, तो अरबी व्यापारियों का व्यापार इधर बंद हो जाता है। जो ये भारत से मसाले लाकर इनको देते थे, वो रास्ता बंद हुआ। अब ये मसाला ना पाने की वजह से ठंडे जलवायु के ये लोग मसाले की तलाश करना और ये जानते थे कि ये मसाला इंडिया से आता है और इंडिया है कहाँ? उसकी खोज के लिए होड़ निकल पड़ी। कई देश के लोग निकले, नाविक निकले। जैसे 1492 में स्पेन का नाविक कोलंबस
भारत की खोज, इंडिया की खोज के लिए निकला और कहाँ पहुँच गया? तब आप बता सकते हैं अमेरिका पहुँच अमेरिका की खोज। मैं इंडिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय चलन में इंडिया ही रहा यूरोपियों के लिए, अपने लिए भारत कुछ भी। और दूसरी बात आगे ध्यान समझना, फिर उसके बाद पुर्तगाली नाविक जो था, जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, उसके पहले की बात है। उसने उत्तम आसांत द्वीप खोजा, फिर उसके सहयोग से बार्थोलोम्यू डियाज के सहयोग से 1497 में एक नाविक चला भारत के लिए, क्या वो उत्तम आसांत द्वीप तक आया, उसका नाम वास्को डी गामा। लेकिन उसके दिमाग में लगा कि नहीं, इंडिया चलना चाहिए। एक नाविक मिला उत्तम आसांत द्वीप अफ्रीका में, भारत का था, अब्दुल मनी कहीं कहीं मजीद मिलता है। तो वो व्यक्ति के साथ वो भारत आया, और भारत आया और कालीकट के कप्पक डाबू, केरल में। उस समय वहाँ का जो राजा, जिसको जमोरिन की उपाधियाँ मिलती हैं, जमोरिन कहा जाता है, बहुत वेलकम किया, स्वागत। तो पुर्तगाली यही है, पुर्तगाल को आज मानचित्र में देख लो, ये इतना है। जब भी आप हमसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैपिंग, आप अपने साथ किताब और एटलस लेकर बैठिए, बेहतर समझ में आएगा। ये पुर्तगाल के बाद यहाँ पर स्पेन है। इस देश को ध्यान रखना, ये स्पेन है। ये स्पेन हो गया आपका। और आइबेरिया पे आपको बताना होगा 2 देश हैं, कौन-कौन से? एक बताना होगा पुर्तगाल, दूसरा बताना होगा स्पेन, ठीक है? ये हो गए 2 देश, आइबेरिया। अब थोड़ा-सा यहाँ पर भी देखो, तो यहाँ पर भी एक प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप को क्या कहा जाता है? इस प्रायद्वीप को कहा जाता है एपिनाइन। इस प्रायद्वीप का नाम है भैया एपिनाइन प्रायद्वीप। एपिनाइन यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी का नाम है, और इस पर्वत के नाम से इसका नाम क्या पड़ा है? एपिनाइन प्रायद्वीप। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं, 2 देश भी हैं, अगर ध्यान से देखोगे। एक छोटा-सा देश ये है जिसको वेटिकन सिटी कहते हैं। एक देश यहाँ पर आप देखेंगे सैन मारीनो। इटली की सीमा में 2 देश हैं, एक वेटिकन सिटी है और एक सैन मारीनो। और ये देश आपको मैंने बताया, ये कौन-सा देश है? इटली। ये देश इटली है। और ये हो गया वेटिकन सिटी, हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है? एपिनाइन प्रायद्वीप। एपिनाइन प्रायद्वीप पर कौन-कौन से देश हो गए? इटली एक, दूसरा वेटिकन सिटी, तीसरा आपका सैन मेरिनो। देखिए यहाँ पर एड्रियाटिक सी है, नीचे ओनियन सागर है, और इस तरफ भूमध्य सागर है ही है। ये 3 ओर पानी से घिरा है, इसे एपिनाइन प्रायद्वीप कहा जाता है। और आपको बताया एपिनाइन क्या था? यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी था, ठीक है? अब आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पर कुछ और भी कंट्री हैं, उनके भी बारे में जानना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए, यह पूछा जाए कि जब आप जर्मनी, डेनमार्क,
अच्छा, ये देश आप याद रखना पोलैंड है, ठीक? ये देश जर्मनी है, इंजीनियरों का देश कहलाता है जर्मनी। रूर राइन बेसिन यहाँ पर है, राइन नदी है, रूर नदी है, उसके बीच में रूर बेसिन है, जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है और पूछा जाएगा कौन से कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बहरहाल यहाँ पर आपको हम एक कंट्री बताने, कंट्री कौन है थोड़ा-सा देखिए, ये 3 ऐसे देश हैं जिसको बेनेलक्स आप ऐसे सम बेनेलक्स BENELUX बेनेलक्स बोल इसमें एक देश है बेल्जियम, एक देश है नीदरलैंड, जिसे पहले हॉलैंड कहा जाता था। यहाँ के लोगों को डच कहा जाता था। लक्ज़मबर्ग, आप जानते हो भारत में डच भी आए, वो नीदरलैंड। लक्ज़मबर्ग, ठीक है? बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्ज़मबर्ग ये 3 देश हैं और ये 3 देश कहाँ हैं मानचित्र पर अगर आप देखेंगे, तो ध्यान से देखें। ये ऊपर वाला जो देश है, ये नीदरलैंड, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम और ये बंदरगाह भी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड में एक बहुत चर्चित स्थान है जो उसकी दूसरी राजधानी के रूप में जानी जाती है, द हेग, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है नीदरलैंड में। तो द हेग में क्या है, आप याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए, ऐसे भाई पढ़ाने में समय तो लगता ही है, लेकिन यकीन करिए अगर आप धैर्यपूर्वक ऐसे अगर आप पढ़ते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें आप तैयार होती जाएँगी, धीरे-धीरे सारी चीज़ें। और ये देखना दूसरा देश कौन-सा है, ये देश, इस देश को कहा जाता है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। राजधानियाँ ज़रूर लिख लिया करें भैया, ठीक है? अभी राजधानियाँ और एक देश आपका छोटा-सा देखेंगे ध्यान से, जिसे कहा जाता है लक्ज़मबर्ग। ये वही देश है जिसको मैं बता रहा था यहाँ पर, लक्ज़मबर्ग। लक्ज़मबर्ग का एक शहर है एंटवर्प, जो विश्व का सबसे बड़ा हीरा मंडी है, हीरे की बहुत बड़ी मंडी है, एंटवर्प, लक्ज़मबर्ग। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो, ये 3 देश हो गए बेनेलक्स, इनको बेनेलक्स कंट्री बोला जाता है। इनमें से ध्यान रखना है आपको, कौन से 2 देश उत्तरी सागर से लगते हैं। अगर आपसे परीक्षा में सवाल बना दे कि बेनेलक्स के कौन से देश उत्तर सागर से लगते हैं, नॉर्थ सी से लगते हैं, तो आपको बताना होगा 2 देश लगते हैं। अब वो 2 देश कौन-कौन से हैं? बेल्जियम और नीदरलैंड, ये सी से लगते हैं, उत्तर सागर से लगते हैं, ये सागरीय सीमा बना। इसमें कौन-सा देश सागरीय सीमा नहीं बनाता? तो ध्यान रखना लक्ज़मबर्ग सागरीय सीमा नहीं बनाता। लक्ज़मबर्ग की राजधानी लक्ज़मबर्ग है। राजधानी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भैया, ठीक है? लक्ज़मबर्ग की राजधानी
लक्ज़मबर्ग है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम। और बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। ठीक है? बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। अब ध्यान रखना है कि जो सागरीय सीमा बनाने वाले देश हैं, उनकी तट जो है समुद्र से नीचे है। सॉरी, उनका जो भूभाग है, मैं गलत बोल दिया। इन देशों का, बेल्जियम और नीदरलैंड का जो भूभाग है, समुद्र तल से बहुत नीचे पड़ता है। जैसे मान के चलो, इस चित्र के माध्यम से आप समझ कोशिश करो कि ये इस तरीके से माप, इधर पता चलता है सागर है, और यहाँ पता चलता है कि ये क्या है, इधर देश है, और धीरे-धीरे ये लोप होता है। ये स्थल, और इधर सागर। अगर ये हिस्सा आप सोचो, इसे काट दिया जाए, ये पानी इधर आना स्टार्ट कर देगा और ये पूरा हिस्सा डूब जाएगा। इस तरीके से निम्नतम क्षेत्र है समुद्र तल से, ये दोनों। अब ये देश करते क्या है? समुद्र में दीवाल बनाते, यहाँ पर दीवाल बनाए, और इस दीवाल को कहा जाता है डाइक। ये दीवाल जो बनती है, इसे डाइक कहा जाता है। अब इसके अंदर का जो पानी होगा, वो पंप के द्वारा समुद्र में फेंक दिया जाएगा, और फिर उसके बाद ये जगह आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो जब ये जगह खाली होगा, तो यहाँ पर क्या बन ये क्षेत्र कहलाता है? ये क्षेत्र जो समुद्र से प्राप्त हुआ, उसे पोल्डर कहा जाता है। और ये दोनों देश जो है, बेल्जियम, नीदरलैंड, यहाँ पर कृषि का कार्य करते हैं, खेती का कार्य करते हैं। ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ये देश हो गया आपका बेनेलक्स कंट्री। बाल्टिक कंट्री मैंने बताया, बेनेलक्स बताया, स्कैंडिनेवियन बताया, और कल मैंने इसको बता ही दिया था आपको, ब्रिटिश आइसलैंड को। ठीक है? तो आज यहीं तक बताएँगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। 2 वीडियो में हम जो यूरोप और अच्छे से खत्म कर देंगे, प्राकृतिक वगैरह। ठीक? तो आज यहीं तक भैया। अगर वीडियो अच्छी लगे, करिए, शेयर करिए।